Hello and welcome back once again in another session of statistics. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी कि प्रस्तुतिकरण के अंडर हम आज डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स या काइंड्स ऑफ टेबल्स कौन से होते हैं। देखो, हम टेबल की कंपोजिशन डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक टेबल में। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक अच्छे टेबल के क्या फीचर्स होने चाहिए। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं चेक किए हैं तो काइंडली वो जरूर चेक कीजिए, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। आज हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस काइंड्स ऑफ टेबल्स। देखो, कुछ कैटेगरीज के बेसिस पर, जैसे कहते हैं ना कि कुछ आधार हैं, उनके बेसिस पर डिवाइड किया गया है कि कौन कौन से अलग अलग तरह के टेबल्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास बेसिस है वो है अकॉर्डिंग टू दी पर्पस। पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। तो क्या उद्देश्य है हमारा, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बेसिस पर जो टेबल्स हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है जनरल पर्पस टेबल, एक होता है स्पेशल पर्पस टेबल। देखो, अगर आपको जनरल और स्पेशल का मतलब पता है तो एक तो है कि आम तौर पर यूज होने वाला है या सामान्य तौर पर यूज होने वाला है, और एक है जो किसी विशेष किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाए, उसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए बनाया जाए, उसे हम स्पेशल पर्पस टेबल बोलेंगे। जो जनरल पर्पस टेबल होता है उसका जो सेकंड नेम है वो होता है रेफरेंस टेबल, जिसे संदर्भ सारणी कहा जाता है। और जो स्पेशल पर्पस टेबल होते हैं उनका दूसरा नाम होता है समरी टेबल, जिसे सारांश सारणी बोला जाता है। बेसिकली दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि जनरल पर्पस तो किसी जनरल पर्पस को अचीव करने के लिए, मतलब किसी के भी द्वारा सामान्य तौर पर यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल पर्पस टेबल हैं वो स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं, तो वो सभी के द्वारा एक जैसे तरीके से यूज नहीं किए जा सकते हैं। जो जनरल पर्पस टेबल होते हैं वो रिलेटिवली ज्यादा लेंथी होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस टेबल होते हैं वो इनके कंपैरेटिवली काफी छोटे होते हैं और काफी ज्यादा ही ब्रीफ होते हैं। अब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी कि जनरल पर्पस टेबल में क्या है और स्पेसिफिक पर्पस में क्या है। देखिए, जैसे एक देश में जनसंख्या को काउंट करने के लिए सेंसस सर्वे किया जाता होता है, तो वो जो सेंसस रिपोर्ट है जिसमें हमने पूरे के पूरे देश की कितनी जनसंख्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन काउंट की, वो एक जनरल पर्पस टेबल के कैटेगरी में कवर किया जाएगा, क्योंकि उस सेंसस रिपोर्ट को रेफरेंस मानते हुए, रेफर करते हुए जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, अब जैसे अगर कोई सर्वे कर रहा है, ये जानना चाहता है कि हरियाणा में टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है या पंजाब में टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, तो वो उस सेंसस रिपोर्ट से रेफरेंस ले सकता है ना, वो उसका सोर्स ऑफ डेटा बन जाएगा ना। तो इसलिए जो एक सेंसस रिपोर्ट है वो एक जनरल पर्पस टेबल की फॉर्म में कवर की जा सकती है, क्योंकि उसे रेफर करते हुए कोई भी इंडिविजुअल जो भी कोई रिसर्च कर रहा है तो अपनी उस रिसर्च में उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को एज अ रेफरेंस यूज कर सकता है। तो ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली रिपोर्ट है, तो इसलिए उसे हम जनरल पर्पस टेबल की कैटेगरी में कवर करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, लाइक कोई आयरन एंड मिल से रिलेटेड एसोसिएशन है या शुगर मिल से रिलेटेड एसोसिएशंस हैं, तो अगर वो अपने बेसिस पर, अपनी इंडस्ट्री के बेसिस का अगर कोई डेटा प्रेजेंट करती हैं, पब्लिश करती हैं, तो उनके द्वारा जो डेटा पब्लिश हुआ है वो स्पेसिफिकली उन्हीं की फील्ड की इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा यूजफुल होगा ना, बजाय कि किसी दूसरी। जैसे अगर शुगर मिल इंडस्ट्री ने अपना कोई डेटा जो है वो पब्लिश किया है, तो वो जितनी भी शुगर मिल्स हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित रहेगा ना, उनके लिए ज्यादा रेफरेंस तौर पर काम करेगा ना, बजाय कि किसी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए या हम ये कहें कि आईटी इंडस्ट्री के लिए। तो इसलिए उस तरह के टेबल्स को हम स्पेशल पर्पस टेबल बोलते हैं। अब देखो बहुत ही ध्यान से, नेक्स्ट बेसिस जो कि है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल कितने हैं, मौलिक कितने हैं। तो इसके बेसिस पर दो तरह की फिर से डिफ्रेंसिएशन हम कर सकते हैं। एक होता है ओरिजिनल टेबल जो ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंगली ही बन गया, और एक डुप्लीकेट वाला
लेकिन डुप्लीकेट नहीं बोलते हैं इसे एक्चुअली बोलते हैं डिराइव्ड टेबल। तो एक तो है मौलिक और एक है जो व्युत्पन्न किया गया है, डिराइव किया गया है। तो इसमें ओरिजिनल टेबल में क्या होता है, ओरिजिनल टेबल में हम डेटा को यानी कि आंकड़ों को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिराइव्ड टेबल होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम डेटा को, आंकड़ों को एज इट इज नहीं यूज करते हैं, बल्कि उनकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। या तो हम उस डेटा को रेशो की फॉर्म में या हम उसे परसेंटेजेस की फॉर्म में स्टडी करते होते हैं। तो जब इस तरह का कंसेप्ट आए तो इस तरह के टेबल्स को डिराइव्ड टेबल बोला जाता है कि ये जो फिगर्स, चाहे वो रेशोज की फॉर्म में है चाहे वो परसेंटेजेस की फॉर्म में है, वो असली मतलब ओरिजिनल ये नहीं है, ये किसी डेटा के आधार पर इस तरह से डिराइव किया गया है, तो इसलिए इसे डिराइव्ड टेबल बोला जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो वो है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि बनकर किस तरह से वो तैयार हुआ है टेबल, बनावट किस तरह की है टेबल की। तो देखो, एक तो होता है सिंपल, जिसे वन वे टेबल भी बोल देते हैं, तो ये एक सरल सारणी है। बल्कि दूसरी साइड पर हम बात करें तो दूसरी साइड पर होता है कॉम्प्लेक्स टेबल, जिसे हम बोलते हैं जटिल सारणी। अब जटिल सारणी में यानी कि कॉम्प्लेक्स टेबल में हमें आगे फर्दर कुछ कैटेगरीज बता रखी हैं, बहुत ही सिंपल है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। देखो, यहाँ वन वे था और यहाँ पर 2 वे आ गया, 3 वे आ गया, जिसको ट्रेबल भी बोल सकते हैं, और 2 या 3 से भी ज्यादा हो तो उसे मैनी फोल्ड टेबल बोल दिया जाता है। अब ये होते क्या है, देखो, जब हम किसी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर ही टेबल बनाएं, टेबल की बनावट ऐसी हो कि उसमें सिर्फ एक ही मेन कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाया जा रहा है। जैसे सपोज करो हमने क्लास लिख दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज दर्शाई जा रही है ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं एक स्कूल में, ठीक है, या एक कॉलेज में। तो इस तरह के टेबल को हम बोलेंगे सिंपल टेबल या वन वे टेबल, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे फर्दर और डिविजन्स करना शुरू कर दें, जैसे 2 वे टेबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, तो 2 आ गए ना इसमें अब, तो इसलिए ऐसे टेबल्स को हम डबल या 2 वे टेबल बोलेंगे। ट्रेबल में क्या है, हम आगे फर्दर फिर से डिसाइड कर रहे हैं कि कितने बॉयज अर्बन एरिया के हैं और कितने बॉयज रूरल एरिया के हैं। सिमिलरली इसी तरीके से गर्ल्स भी अर्बन एरिया की कितनी हैं और रूरल एरिया की कितनी है, मतलब ग्रामीण कितने हैं और शहरी कितने हैं। तो उस केस में हमने 3 गुण प्रेजेंट किए ना, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आ गया, फिर एक ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी क्लासिफिकेशन आ गया, और फिर एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या कहते हैं कि किस पर्टिकुलर जगह को भी बिलोंग कर रहे हैं, कि पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया भी उनका आ गया। तो इसलिए हम अर्बन या रूरल बेसिस पर जब डिवीजन और कर रहे हैं फर्दर, तो हम उसे 3rd कैटेगरी मान लेंगे और उसे बोलेंगे कि वो एक ट्रेबल टेबल है, यानी कि त्रिगुणी टेबल है। मैनी फोल्ड, मैनी फोल्ड में है कि जब बहुगुणी 2 से 3 से भी ज्यादा जब कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है तो उसे हम मैनी फोल्ड टेबल बोल देते हैं। जैसे अगर हम इन्हें फर्दर और डिवाइड कर दें या यहाँ पर डिवाइड कर दें कि मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं, तो उस केस में ये मैनीफोल्ड बन जाएगा और हम इस तरह के टेबल को मैनीफोल्ड टेबल बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जितने मैंने आपको ये काइंड्स बताए, टेबल के टाइप्स बताए, ये आपको जरूर क्लियर होंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना पड़ता इसमें। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में कौन सा है। देखो, हमने लास्ट जो चैप्टर कवर किया था वो ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड था। तो अब हमें यहाँ पर जो एक नया टॉपिक दिया हुआ है वो यही है कि किस तरह से क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन दोनों को एक तरीके से मर्ज किया गया है। हम यहाँ पर एक एक की एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से आपको बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को हम टैबुलर प्रेजेंटेशन के जरिए और ज्यादा बेटर बना सकते हैं।
टेबुलर प्रेजेंटेशन हम इसीलिए करते हैं ना, ताकि हमारा जो डेटा है वो और ज्यादा मीनिंगफुल बन जाए, ताकि वो और ज्यादा समझ में आने के लायक बन जाए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हमने क्या पढ़ा था कि हम डेटा को इन सब के आधार पर, यहाँ जो मैंने नाम लिखे हुए हैं, स्थान के आधार पर, समय के आधार पर, गुण के आधार पर या मात्रा के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। यही पढ़ा था ना हमने इन सब का मीनिंग। तो देखते हैं कि अब इन क्लासिफिकेशंस को वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेबल में किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। सबकी हम एक एक एग्जाम्पल अभी देखेंगे। तो देखते हैं नंबर 1 एग्जाम्पल। देखो जैसे ये टेबल है, अब इसमें टेबल नंबर भी आपको बता रखा है, हेडिंग वगैरह भी सब दे रखी है, वो स्टब्स, कैप्शंस, सब हेडिंग आपको दे रखी है जो आपको समझाया गया था कंपोनेंट्स में। अब देखो बहुत ही ध्यान से, यहां से पता चलता है कि हमारा जो डेटा है हम उसे किस बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यहाँ पर जो डिवीजन की गई है वो स्त्री और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल। ये क्या है? ये क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन है ना, ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है डेटा की। तो कुछ इस तरह से अगर हम इसकी टैबुलर प्रेजेंटेशन दे दें तो उसे हम बोलेंगे कि दिस इज दी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव फीचर्स, और इसे इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन का ये जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, आपको अब ये नेक्स्ट टेबल बता रखा है। अब इससे मत कंफ्यूज होना कि ये 6, 7 कहां से आया। जो मेरे पास ये बुक है उस बुक में ये टेबल नंबर 7 है इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में ये टेबल नंबर 7 है, तो इसलिए यहाँ पर टेबल नंबर आपको एक बता रखा है। बिल्कुल इसी तरीके से फिर हेडिंग एंड देखो क्या बता रखा है हमें, मार्क्स ऑब्टेन्ड। देखो इसी को पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जो मार्क्स हैं उन्हें हम क्वांटिटी की फॉर्म में बताएंगे ना, मतलब 1 2 3 4 डिजिट्स की फॉर्म में बताएंगे ना। तो इसलिए ये हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन है, ये हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड इट्स टैबुलर प्रेजेंटेशन है। तो कुछ इस तरह से हम टैबुलर प्रेजेंटेशन बोलेंगे कि क्वांटिटेटिव डेटा की जा सकती है। देखो अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। तो जब समय के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं यानी कि क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उसे बोलते हैं एक तरीके से यहाँ पर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी इसे बोला जा सकता है कि हमने यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हमारे डेटा को क्लासिफाई किया है और कुछ इस तरह से उसे प्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिए ये जो लास्ट आपको प्रेजेंटेशन बता रखी है वो कौन से बेसिस पर है, ये है स्पेस यानी कि स्थान के बेसिस पर। तो ये देखो यूएसए, यूके, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ये कंट्रीज हैं। तो ये ना इस बुक में गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा हेडिंग, तो जिनके पास ये हिंदी मीडियम बुक है वीके पब्लिकेशंस की, तो हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड अगर ये बुक है अवेलेबल तो आप करेक्शन कर सकते हो कि यहाँ वर्ष नहीं यहाँ कंट्रीज आएगा। एंड ये ज्योग्राफिकल बेसिस की क्लासिफिकेशन है जिसमें हम स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर बता रहे हैं कि कितने बच्चे जो हैं इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो यूएसए में है, यूके में है। तो मतलब सिंपल सी बात कि इस तरीके से हम ज्योग्राफिकल बेसिस की क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो कमिंग टू दी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मेरिट्स, यानी कि टैबुलर प्रेजेंटेशन करने के, सारणी की फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट करने के क्या क्या गुण है, क्या क्या फायदे हैं। देखो एक तो हमारा जो डेटा है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा, हमें टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता, हम उसे सिंपल और ब्रीफ मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। आपको पहले भी बताया था ना कि हमने डिफरेंट टाइप्स, ये प्रेजेंटेशन में सबसे पहला हमने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन देखा था जिसमें आपको क्या कहा था कि हम लिख के पैराग्राफ्स की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में अपने डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी डेटा बहुत ज्यादा है तो टेक्स्ट की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना मुश्किल है सारा का सारा।
अगर वो क्वांटिटेटिव नेचर का ज्यादा है तो बेटर है कि हमें टेबुलर प्रेजेंटेशन करनी चाहिए, क्योंकि हमारी टेबुलर प्रेजेंटेशन मतलब टेबल के जरिए अगर हम प्रेजेंट करेंगे इन्फॉर्मेशन को तो वो बहुत ही सरल हो जाएगी और बहुत ही ब्रीफ सी हो जाएगी, मतलब शॉर्ट हो जाएगी और सामने वाले को बहुत ही आसानी से या पढ़ने वाले को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है वो है फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। देखो जब कंपोनेंट्स करवाए गए थे या आपको जब फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल करवाया गया था टॉपिक, तब आपको क्या बताया गया था कि जिनको हमने कंपेयर करना है, जिन आइटम्स को या जिन यूनिट्स को हमने कंपेयर करना है, उन रोज को या उन कॉलम्स को उनने मतलब नजदीक नजदीक रखना चाहिए ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर सिंपल सी एग्जांपल आपको दूंगी। मान लो हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड क्रोनोलॉजिकल बेसिस पर या टेम्पोरल बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा की, तो हम वो क्यों कर रहे हैं? हम इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि पता लगा सकें कि 2005 में ये हालात थे, 2006 में हमारी पोजीशन ये है, 2007 में ये है, 2008 में ये थी। तो ये क्यों किया जा रहा है? ताकि हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड अपनी ग्रोथ रेट देख सकें कि हम ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से क्यों किया जाता है ये इसलिए किया जाता है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। अगर हम क्लासेस के बेसिस पर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि कौन सी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है और कौन सी क्लास में कम है। तो इसलिए टेबुलर प्रेजेंटेशन कंपैरिजन करने में, तुलना करने में हमारी मदद करती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और अच्छा मेरिट जो है वो क्या है? इट फैसिलिटेट्स फर्दर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो मैं आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज करवा चुकी हूँ। हमने उसमें क्या किया था? हमने हमारे डेटा को उसमें डिफरेंट सीरीज में डिवाइड किया था। सीरीज की फॉर्म में वो टेबल ही बना हुआ आता था ना, जिसमें हमें क्लासेस दी होती हैं या हमें मार्क्स दिए हुए होते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए होते हैं 10 to 20, 20 to 30 या इस तरह से जो भी हमें डेटा दिया होता था। हम मीन निकालते थे, हम मोड की कैलकुलेशन करते थे। तो वो क्या है कि जब तक हम हमारे डेटा को एक टेबल की फॉर्म में सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो क्या हम आगे मीन, मोड, डिस्पर्शन जो हम अभी करेंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स हैं वो हमारे, तो क्या हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फर्दर एनालिसिस डेटा पर और ज्यादा आगे काम हम तभी कर सकते हैं अगर हम टेबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट जो मैंने कवर किया है वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल वर्ड मैंने पहले भी बहुत बार यूज किया हुआ है अपनी वीडियोस में। और इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी, मतलब खर्चीला, कम होता है। कहाँ तो मैं टेक्स्ट की फॉर्म में मैंने बहुत ज़्यादा पेजेस कंज्यूम करने थे, मुझे बहुत ज़्यादा ये पेंसिल या इंक की यूजेज करनी पड़ती अगर मैं टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करती अपनी डेटा को, या ओरिजिनल फॉर्म में ही अगर पेश करती। पता नहीं सामने वाले को समझ में आता या ना आता। लेकिन अगर मैंने टेबुलर प्रेजेंटेशन कर दी है तो इसका मतलब क्या है? मैंने वो नंबर ऑफ पेजेस बचा लिए, मैंने पेन की इंक या वो पेंसिल्स बचा ली जो यूज होती अदरवाइज। तो इसलिए टेबुलर प्रेजेंटेशन जो है वो एक तरीके से एक इकोनॉमिकल मेथड है अपने डेटा को या अपनी इंफॉर्मेशन को सामने वाले तक पहुंचाना। सो दैट्स इट। हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।